तो हिंदी में हो गया था, अभी लिखो इंग्लिश में, ये सेकंड पॉइंट इंग्लिश में लिखो। आफ्टर J1 the signal, after J1 the signal reaches, या the signal reaches to inductor coil, to inductor coil, to inductor coil, some part of alternating voltage, some part of alternating voltage drops, some part of alternating voltage drops on inductor coil, some part of alternating voltage drops, alternating voltage drops on inductor coil where DC voltage is unaffected by inductor coil, where DC voltage is unaffected by inductor coil। ठीक है, ये यहां तक की बात होगी कि DC को कोई प्रभावित नहीं करेगा, कोई अफेक्ट नहीं करेगा। AC आगे चल, AC ड्रॉप हो जाएगा थोड़ा। अब आगे चलते हैं J2 पे। अब J2 पे जब जंक्शन पहुंचता तो जो करंट पे पहुंचता है तो क्या होता है, तो थर्ड पॉइंट लिखो। when the signal reaches at junction J2, when the signal reaches at junction J2, when the signal reaches at junction J2, capacitor C2 provides bypass, capacitor C2 provides bypass, capacitor C2 provides bypass to the AC part, to the AC part, where the complete DC part, where the complete DC part will pass through the load resistance, will pass through the load resistance, will pass through the load resistance। हिंदी में लिख लो थर्ड पॉइंट। प्रेरक कुंडली के पश्चात जब सिग्नल, प्रेरक कुंडली के पश्चात जब सिग्नल J2 संधि पर पहुंचता है, प्रेरक कुंडली के पश्चात जब सिग्नल J2 संधि पर पहुंचता है तो J2 संधि पर पहुंचता है तो संधारित्र C2 प्रत्यावर्ती भाग को उपपथ प्रदान करता है, प्रत्यावर्ती भाग को उपपथ प्रदान करता है, जबकि उपपथ प्रदान करता है जबकि दिष्ट भाग, जबकि संपूर्ण दिष्ट भाग लोड प्रतिरोध से गुजरता है, जबकि संपूर्ण दिष्ट भाग लोड प्रतिरोध से गुजरता है, जबकि संपूर्ण दिष्ट भाग लोड प्रतिरोध से गुजरता है। 3 पॉइंट हो गए। अब इससे क्या होगा, AC इधर चला गया, थोड़ा यहां पे ड्रॉप हो गया, थोड़ा इधर चला गया, तो फाइनल तो AC पहुंचा कितना, बहुत कम या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। यहाँ पे AC बहुत कम पहुंचा, DC ज्यादा पहुंचा, तो हम यही तो चाहते थे लास्ट तक DC पहुंचे। AC को DC में कन्वर्ट करना ही तो अपना इरादा था, तो यहाँ पर DC का पार्ट ज्यादा से ज्यादा हो, यही चाहते थे और वही मिल रहा है, तो उर्मी का गुणांक का मान कम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो इस प्रकार लोड प्रतिरोध पर पहुंचने वाले प्रत्यावर्ती घटक का मान बहुत कम होता है। इस प्रकार लोड प्रतिरोध पर पहुंचने वाले प्रत्यावर्ती घटक का मान बहुत कम होता है, जिसके कारण उर्मी का गुणांक का मान घट जाता है,
in this way the final alternating component at load resistance will be very less comparatively direct component of signal comparatively direct component of signal that's why the ripple factor decreases ठीक है, क्लियर है। ये इसका वर्किंग हो गया। ये जो मैंने कहानी बताई, देखो ये थ्योरी था वैसे तो ये याद नहीं रखना है, याद रखोगे तो भूल जाओगे। आपको कंसेप्ट लॉजिक ध्यान रहेंगे तो नहीं भूलोगे। इस डायग्राम को देख देख के आपको लॉजिक्स बनाने हैं। बाकी अभी मैं दोबारा अगर आपको यही चीज़ लिखवाऊंगा तो अलग वर्ड लिखवा दूंगा, तो वर्ड चेंज हो सकते हैं, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। और वर्ड्स थोड़े साइंटिफिक वर्ड काम में लेते हुए, आपको टर्मिनोलॉजी जो वर्ड है सब्जेक्टिव वो काम में लेते हुए इस लैंग्वेज को इस तरीके से लिखना होता है। जरूरी नहीं 3 ही पॉइंट लिखो, 2 पॉइंट भी लिख सकते हो, लेकिन उसको इस तरीके से बनाओ कि ये पूरी इन्फॉर्मेशन कवर हो जाए। 4 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, कितने पॉइंट मैटर नहीं करते, ये इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए उसके अंदर। क्लियर हो गया, चमक रहा है। अब देखो इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। करें मैथमेटिकल एनालिसिस, चलो भैया आओ इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। तो मैं थोड़ी चीज़ें यहाँ से मिटा देता हूँ, थोड़ा इसको अच्छा, ताकि अपन इस पर काम कर सके, ठीक है ना। अब देखो सुनो, जो बात है मेरी बात सुनना ध्यान से। पहली चीज तो रिपल फैक्टर कैलकुलेट करना है, उर्मी का गुणांक कैलकुलेट करना है। उर्मी का गुणांक जो आएगा, एक तो करंट के टर्म्स में भी आता है, धारा के पदों में आता है, एक वोल्टेज के टर्म्स में आता है। तो हम लोग यहाँ पे करंट के टर्म्स में निकालेंगे कि वोल्टेज के टर्म्स में निकालेंगे, पहली चीज तो ये क्लियर करो। अगर कोई कैपेसिटर लोड के पैरेलल में लगा हो तो हम लोग उसमें कौन सा प्रेफरेंस देते हैं, उसमें हम लोग प्रेफरेंस देते हैं वोल्टेज का। किसका? वोल्टेज का। देखो इसके पैरेलल में ये लगा हुआ है तो वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज जो है पैरेलल में बराबर होते हैं, इक्वल वोल्टेज होता है। इस पे जितना वोल्टेज होगा लोड पे भी उतना ही, तो इस पे वोल्टेज कैलकुलेट कर लो, लोड रेसिस्टेंस पे वोल्टेज मिल जाएगा आपको। चमक रहा है? तो इसके अंदर मतलब ये वोल्टेज को शो कर सकता है यहाँ से। तो पैरेलल में लगा हुआ, तो पैरेलल में लगा हुआ तो हम लोग वोल्टेज वाला कैलकुलेशन करेंगे। मतलब यहाँ पर जो लास्ट में निकलेगा वो VRMS अपॉन VDC, ये वाला कैलकुलेशन करना है। चमक रहा है? ये वाला कैलकुलेशन करना है। अब देखो इसके लिए हम लोग क्या क्या चीज़ें, क्या क्या जुगाड़ बनाए कि किस तरीके से इस चीज़ को सॉल्व करें। अब मैं कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करूंगा, उनमें थोड़ा सा एक चीज़ है जो आपको डेटा है वो आपको ध्यान में याद रखना पड़ेगा, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से अभी सुन लो ध्यान से। लॉजिक समझना, मैं बोल रहा हूँ कि कैलकुलेशन थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती जाती है। हर जो फिल्टर है उसमें कैलकुलेशन डिफरेंट है, और जो फिल्टर वाला पार्ट है, फिल्टर वाला जो टॉपिक है, एक तरीके से आपके पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे टफ टॉपिक्स में से एक टॉपिक है ये, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से थोड़ा देख लो। किसी को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो तो ये लगेगा क्योंकि है डिफिकल्ट, ठीक है ना। बाकी इसमें कुछ वैसा है नहीं, आपको लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए। देखो इधर देखो, सुनो मेरी बात को। सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा वो कैसा होगा? फ्लक्चुएटिंग होगा। अरे फ्लक्चुएटिंग होगा, फ्लक्चुएटिंग मतलब स्पंदमान, जिसमें AC और DC का मिक्स है। तो यहाँ पर AC और DC का मिक्स होगा, वो यहाँ पे मिलेगा। वो कैपेसिटर के ऊपर अगर बात करूँ तो कैपेसिटर के ऊपर यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो कैपेसिटर पे वोल्टेज के बराबर ही तो होगा। अगर इसको मैं 0 मान लूँ तो यहाँ पे वोल्टेज का मतलब हो गया कि इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज, यही हो गया। और यहाँ पे वोल्टेज मतलब कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज के बराबर हो गया। और कैपेसिटर के ऊपर जो वोल्टेज आता है, वो जो वैल्यू, उसका फूरियर रूप लिखूंगा मैं डायरेक्ट, फूरियर फॉर्म। तो आपको ये लगेगा ये लो सर ये कहाँ से लेके आ गए, ठीक है ना। मैं उसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि उसका पूरा अगर डेरिवेशन करोगे तो वो पूरा मैथमेटिकल फिजिक्स में डेरिवेशन होता है। तो हम लोग उस चीज़ को डायरेक्ट काम में लेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं, फिर से देखना, ध्यान से देख लेना मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे जो वोल्टेज पहुंचेगा मतलब कैपेसिटर के ऊपर, तो कैपेसिटर के ऊपर जो वोल्टेज आएगा
वो वोल्टेज का जो वैल्यू आएगा उसको फूरियर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। फूरियर मतलब वो साइन कॉस वाले टर्म में, उस तरीके से। तो उस तरीके से मैं इसका एनालिसिस कर रहा हूं। तो संधारित्र C1 पर जो वोल्टता आएगी उसके बारे में बात कर रहा हूं। संधारित्र C1 पे, कैपेसिटर C1 पे जो वोल्टेज आ रहा है, इसका मतलब है कि जंक्शन J1 पे आ रहा है, वो वोल्टेज J1 पे आ रहा है, मतलब आगे भी वो उस तरीके से करंट जाएगा। तो यहाँ पे लिखो मैथमेटिकल एनालिसिस में, देख लो इसको ध्यान से। मैथमेटिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस। अरे इस मार्कर का दिख तो रहा ना, ये गणितीय विश्लेषण, गणितीय विश्लेषण। एक सेकंड मुझे क्लैरिटी चेक कर लेने दो। दिखना तो चाहिए, पर ब्लड दिखता है ना, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा दिखता है। डिफरेंट कलर्स में लिखा हुआ दिखता है तो थोड़ा ठीक ठाक दिखता है, मनोरंजन हो जाता है आप लोगों का। और तो क्या ही है जीवन में। चलो आओ, मैथमेटिकल एनालिसिस। मैथमेटिकल एनालिसिस किस तरीके से क्या होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये लाइन जो है आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पे संधारित्र C1 है, क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन है वो अलग डेरिवेशन होता है, वो यहाँ पे काम में नहीं आएगा, उसका डायरेक्ट वैल्यू काम में ले रहा हूँ मैं। संधारित्र C1 पर जो वोल्टता आएगी, वोल्टेज आएगा, उसका फूरियर जो फॉर्म है वो है संधारित्र C1 पर वोल्टता का फूरियर रूप, फूरियर फॉर्म ऑफ वोल्टेज एट कैपेसिटर C1। देखो क्या आएगा, वो जो आता है वो ऐसे आता है। मैं इसको, वोल्टेज है ना तो J1 के ऊपर, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख लेता हूँ, जैसे ER लिख लेता हूँ इसको। ER, और ये जो आता है ये ऐसे आता है ER अपॉन पाई साइन 2 ओमेगा t माइनस ER अपॉन 2 पाई साइन 4 ओमेगा t। साइन या कॉस के टर्म आते हैं या दोनों भी आ सकते हैं। ये जो इसका फॉर्म आता है ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो डेरिवेशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो अलग फूरियर एनालिसिस से मिलके आता है, वो मैथमेटिकल फिजिक्स में आता है। वैसे देखा जाए तो ऐसा ऐसा होता है, और भी टर्म्स आते हैं, लेकिन इसमें हम लोग क्या, सबसे जो फर्स्ट टर्म होता है इसमें, देखो ये AC वाला पार्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि कैपेसिटर पे कौन सा आएगा, केवल AC पार्ट आएगा ना। अरे कैपेसिटर पे कौन सा आएगा, केवल AC पार्ट आएगा। तो जंक्शन J1 पे DC वाला भी पार्ट आएगा, जंक्शन J1 पे DC भी, यहाँ से जो स्पंदमान आएगा, यहाँ से जो फ्लक्चुएटिंग आएगा उसमें DC भी रहेगा, AC भी रहेगा। कैपेसिटर की तरफ तो AC जाएगा, क्योंकि DC तो जा नहीं सकता कैपेसिटर से। तो यहाँ पे जो AC वाला पोर्शन है उसका फूरियर एनालिसिस ये है। यहाँ पे जो DC वाला पार्ट आएगा J1 पे, वो DC वाला पार्ट भी लिखूंगा अभी। ये जो DC वाला पार्ट आएगा वो पहले फिल्टर में हमने पढ़ा था, सेम वही वैल्यू है DC की, तो क्योंकि वही कैपेसिटर तो उस तरीके का ही है। तो पहली चीज़ तो इसको मैं थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ। ये आएगा, ये AC वाला पार्ट ये लगभग इसके बराबर ले लेते हैं हम लोग, ऑलमोस्ट। सेकेंड वाले जो है उसको तो हम लोग नेग्लिजिबल कर देते हैं ना, हर जगह पैसे तो कर रहे थे कैलकुलेशन पर्पज से। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूँ मैं। ये R का मतलब है रिपल, R का मतलब क्या है, रिपल, उर्मिका, मतलब ये एक तरीके से AC वाला ही है। उर्मिका AC वाले को तो बोलते हैं जो टाइम पे डिपेंडेंट होता है उसी को बोलते हैं। R मतलब रिपल। और जो ER है, इस ER का वैल्यू होता है, ये होता है ER लिखा क्या मैंने, इसको आप VR लिख लो एक बार। वोल्टेज का वैल्यू है ये VR, ये VR है, और VR जो है उसका वैल्यू है VM पाई अपॉन ओमेगा RLC। और कौन से कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ मैं स्टार्टिंग में, इस कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ, C1 की बात कर रहा हूँ। तो कैपेसिटेंस में इसमें देखो C1 C2 दो चीजें हैं ना, कैपेसिटेंस दो धारिताएं हैं,
तो आपको यहाँ पर क्लियर रहना पड़ेगा कि C1 की बात कर रहा हूँ कि C2 की। तो मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, इस कैपेसिटर पे बात कर रहा हूँ, तो C1 की बात कर रहा हूँ मैं अभी, C1। ये VR का वैल्यू होता है। अभी VR का वैल्यू मैं कहाँ से लेके आया हूँ, जब ये डेरिवेशन करते हैं तो इसके अंदर जो VR किस चीज को माना गया है, ये VR इस चीज को अज्यूम किया गया है। मतलब ये पूरा भी लिख सकते हो आप, लेकिन फिर फॉर्मूला बड़ा सा दिखेगा, याद नहीं रहेगा, इसलिए VR को ऐसे इस अलग से लिख दिया मैंने, ठीक है। तो आपका ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये तो AC वाला पोर्शन चल रहा है अभी जो जंक्शन J1 पर है। अभी मैं DC वाले पोर्शन की बात करता हूं, जो आएगा VDC आता है, वो आता है VM माइनस, वो आता है VM माइनस VM पाई आता है क्या, पाई 2 ओमेगा RLC ये आता है। एक बार आप जो आपका पार्श्व संधारित्र फिल्टर था ना, पहला फिल्टर, उसमें हमने VDC का वैल्यू इस तरीके से कुछ कैलकुलेट किया था। एक बार श्योर कर लेना कहीं पे मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, एक बार मैं भी देख लेता हूँ। आपके जो आपने पहला फिल्टर पढ़ा है ना, उसके अंदर VDC का वैल्यू आया वो इस तरीके से आया, क्योंकि VDC एक्चुअल में कहाँ पर था, ये कैपेसिटर यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो आ रहा था J1 पे, तो उसमें भी सेम ऐसा सीन था और सेम ऐसा सीन था, तो जो उसमें आ रहा था सेम उसी तरीके से इसमें आएगा। यहाँ तक तो आगे जाके सीन बदला है, वहाँ तक तो ठीक है। एक बार VDC का वैल्यू जो था, DC का वैल्यू मैं चेक कर लेता हूँ। DC का वैल्यू EVM अपॉन पाई 2RLC ओमेगा, ये ठीक है, ये वैल्यू ठीक लिखा है मैंने, ठीक है भैया, करेक्ट है। स्टार्टिंग में कोई मिस्टेक ना हो जाए, बस ये चीज़ देखते रहना। कोई भी डेरिवेशन करो ना तो स्टार्टिंग का मिस्टेक चेक कर लेना, आगे तो फिर कम चांस होते हैं। अगर स्टार्टिंग में मिस्टेक हो गया तो फिर दिक्कत हो जाती है। 1 2 3 तीन चीज़ें। DC मिल गया, VR का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे क्या करना है, मुझे वोल्टेज के टर्म्स में चाहिए। R क्या चाहिए, वोल्टेज के टर्म्स में चाहिए। रिपल फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, उर्मी का गुणांक वो R जो है वो वोल्टेजेस का रेशियो है। तो DC तो अपने पास में है, DC है। एक काम करते हैं, इसमें एक चीज़ मानते हैं। DC में क्या मानते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, VM कॉमन ले लूँ मैं, तो ये हो जाता है 1 माइनस पाई अपॉन 2 ओमेगा RLC, ये ऐसा हो गया VDC। तो इस चीज़ में एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, लगभग मान। ऐसे बोला जाता है कि ये जो पाई का वैल्यू है, इसके कंपैरिजन में ये जो नीचे वाला वैल्यू है ये काफ़ी ज़्यादा होता है। ये वाला वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगा तो ये वाला टर्म 1 से काफ़ी छोटा मिलेगा, तो ये वाला टर्म 1 से काफ़ी मतलब इसके 1 से काफ़ी छोटा मिलेगा। ये 1 से काफ़ी छोटा मिलेगा, तो ये हटा ही दूँ, यहाँ से हटा दूँ तो क्या बचेगा, VDC केवल VM के बराबर बच जाएगा। तो VDC क्या बचेगा, ऑलमोस्ट VM के इक्वल बच जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 4 मिल गया मेरे को। VDC तो मिल गया, अब AC की कहानी होगी सारी। तो ये ER जो रिपल वाला मिला है वो AC का ही तो मिला है। ये तो VR ये मैक्सिमम वैल्यू को बता रहा है, ये मतलब जो VR है कांस्टेंट है एक तरीके से, VR जो भी है कांस्टेंट है, इसका वैल्यू इस तरीके से है। ये ER है, ये रिपल वाले को बता रहा है, उर्मी का वोल्ट था। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, उर्मी का वोल्ट था, उर्मी का वोल्ट था, या AC वोल्ट भी लिखते हैं लोग, उर्मी का वोल्ट था, रिपल वोल्टेज या फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज भी बोलते हैं इसको, स्पंदमान वोल्टेज। ठीक है, ये मिल गया, ये ER मिल गया। अब देखो, अब सर्किट से समझना कहानी को। ये हर एक चीज मैं बता रहा हूँ फिल्टर के अंदर जो हम लोग लिखते हैं तो उससे पहले सोचना पड़ता है, ऐसे नहीं कि वहां से वैल्यू उठा के लिख दो। तो हर एक जो मैं बात बोल रहा हूँ उसके पीछे ध्यान से धीरे धीरे एक एक चीज को समझ लो। ये पहले सबसे पहले ये लिखा, ये कहाँ से लिखा मैंने, ये फूरियर एनालिसिस से आता है, जो कि मैंने डायरेक्ट उठा के लिखा वैल्यू। इसका जो पूरा डेरिवेशन है वो मैथमेटिकल फिजिक्स में अलग से आता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसका ये डायरेक्ट वैल्यू हो गया, ये इसमें जो है इसका ये नेग्लिजिबल कर दिया तो ये पार्ट बचा। इसमें जो VR है वो VR इस चीज को माना गया है, ये आ गया, ये मिल गया। DC वाला ये, क्योंकि पहले सर फिल्टर में था वैसा ही सीन यहाँ पे, तो DC वहाँ पे जो मिल रहा था सेम DC यहाँ पे मिलेगा, उस चीज़ को भी दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, तो ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, ध्यान है। VDC मिल गया, VDC मिल गया, इसको भी अप्रोक्सीमेटेड लिया तो VDC VM के बराबर आ गया। अभी ये चल रहा है,
अब यहाँ से मुझे लास्ट में जाके क्या कैलकुलेट करना है, वी आर एम एस कैलकुलेट करना है। वी डी सी पता ही है तो वी आर एम एस अपॉन वी डी सी निकालेंगे। तो वी आर एम एस के लिए गेम करेंगे। तो उससे पहले देखो, अब कहानी समझते हैं। ये सर्किट है, अभी तक मुझे जो ये वोल्टेज मिला ना, ई आर वोल्टेज है, ये ई आर मुझे मिला है यहाँ पर, यहाँ का वोल्टेज मिला है। अब क्या होगा, यहाँ का वोल्टेज मिला, यहाँ पे जो करंट है वो आगे जाएगा, अगर वो आगे जाएगा कैपेसिटर से इंडक्टर कॉइल से निकलेगा और फिर कैपेसिटर से। एसी वाला तो ये एसी का ही है, डीसी का तो अलग कर दिया। ये ई आर है जो एसी वाला पार्ट ही है, मतलब उर्मी का रिपल वाला जो मतलब टाइम डिपेंडेंट होता है, वो किधर से जाएगा, इधर जाएगा एल से, फिर सी से जाएगा, इधर भी जाएगा पर नेग्लिजिबल जाता है, बहुत कम जाता है। तो हम लोग स्पेशली ये मानते हैं कि मोस्टली जो पार्ट है वो एल से और सी से चला गया। इसका मतलब है कि ये जो वोल्टेज है वो जो मतलब एसी वाला पार्ट है वो एसी गया है कहाँ से, एल से और सी से। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो मुझे पता है एसी का कितना वोल्टेज है वो है, ये वोल्टेज गया आगे, वो वोल्टेज की वजह से जो धारा थी वो इधर से इधर होते चलेगी, मतलब इन दोनों पर जाके खर्च हो रहा है वोल्टेज, इधर से धारा निकल रही है। तो मैं यहाँ पर करंट निकाल सकता हूँ कि एसी का वोल्टेज पता है मुझे, एसी का वोल्टेज पता है वो इन दोनों से निकल रहा है, मतलब जो बैरियर है जो प्रतिबाधा वो इन दोनों से मिलकर बनेगी। तो मैं करंट निकाल सकता हूँ ना एसी वाला। तो देखो एसी वाला, एसी है उर्मिका वाला करंट, देखो ये ई आर तो निकल ही गया था, यहाँ तक छाप लिया होगा, इसने नहीं छापा यहाँ पे पॉज करके छाप लेना भैया, ठीक है। अब आगे हम करंट की बात करते हैं। आई एसी या उर्मिका वाला बात कर लो, ये प्रत्यावर्ती धारा है ना, आई एसी क्या होगा, जो वोल्टेज है अपॉन जेड, ये होता है ना, अरे वी बराबर आई आर होता है, तो आई क्या होता है, वी बाई आर होता है। वोल्टेज को मैंने ई आर मान रखा है, ई आर मान रखा, और आर क्या है, आर तो नॉर्मल तो रेसिस्टेंस लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इम्पीडेंस लेते हैं, प्रतिबाधा लेते हैं जेड, तो ई आर बाई जेड हो गया है, ठीक है। ई आर का वैल्यू पता है, जेड क्या होगा, जेड कहाँ से पास हो रहा है, जेड मतलब मैंने बताया कि ये जा रहा है कहाँ से, एक तो इंडक्टर कॉइल से जा रहा है और एक कैपेसिटर से जा रहा है। एसी तो इन दो चीज़ों से जा रही है, तो एक कैपेसिटर का जो प्रतिघात होता है, जो रिएक्टेंस होता है, वो तो एक्स सी होता है, और इसका कितना होता है, एक्स एल होता है, यही होता है। आर तो है नहीं, ये केवल दो ही चीज़ें हैं। तो जेड का जो जनरल फॉर्म होता है, जेड का जनरल फॉर्म होता है, मैंने बताया था आपको, ऐसा होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी, ये होता है। यहाँ पर आर तो है नहीं देखो भैया, क्योंकि वो कहाँ से जा रहा है, एक्सएल और एक्स सी से जा रहा है, इन दोनों से निकल रहा है एसी वाला पार्ट, एसी इन दोनों से निकल रहा है। आर तो रेसिस्टेंस तो जीरो है, तो रेसिस्टेंस तो मैं लिखूंगा नहीं, रेसिस्टेंस जीरो है। अब कोई रेसिस्टेंस ये मत समझ लेना कि रेसिस्टेंस लोड रेसिस्टेंस तो लगा हुआ है, अरे भैया लोड रेसिस्टेंस तो लगा हुआ है, लेकिन जो एसी है वो एसी किधर से जा रहा है, वो एसी जा रहा है आपका एल से और सी से, इधर तो आ ही नहीं रहा ना। तो आर तो एसी तो बेचारा आर को फेस ही नहीं कर रहा, आर में से तो गुजर ही नहीं रहा एसी गुजर रहा है एल में से और C2 से, तो एल और C2 से ही गुजर रहा है, तो उसके लिए तो आर तो जीरो है, तो उसके लिए आर जीरो है, तो जेड क्या है, एक्स एल माइनस एक्स सी, और एक्स एल माइनस एक्स सी रूट है, स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी। तो जेड का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ, जेड का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ, तो देखो इसको इक्वेशन नंबर 4 हो गया था ना, ये 5 कर देता हूँ, ये 6 कर देता हूँ, तो फ्रॉम 5 and 6, from 5 and 6 ये आएगा आई ए सी इज इक्वल्स टू ई आर अपॉन जेड का वैल्यू एक्स एल माइनस एक्स सी, ये मिला आई ए सी मिला मुझे, ठीक है, आई ए सी मिला। ई आर का वैल्यू रख सकते हो, एक्स एल का भी एक्स सी का भी रख सकते हो। देखो ई आर का वैल्यू अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में रख दूंगा, उससे पहले मैं पहले और कैलकुलेशन कर लेता हूँ। एक्सएल क्या होता है, एल ओमेगा होता है ना, ये ओमेगा एल लिख लो आप, ओमेगा एल होता है, ये क्या होता है, ओमेगा एल। लेकिन हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर के लिए बात करें तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ओमेगा की जगह 2 ओमेगा होती है ना, पता था ना, डबल फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये कितनी होती है, 2 ओमेगा। इसी तरीके से एक्स सी के लिए बात करूँ, एक्स सी होता है 1/ओमेगा सी, आयोटा नहीं लिख रहा हूँ अभी, केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। एक्स सी कितना होता है 1/ओमेगा सी, लेकिन यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी कितनी है, डबल है, साइड में लिख देता हूँ अगर बाद में कन्फ्यूजन हो तो। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, 2 ओमेगा है, तो एक्स एल जो है वो होगा 2 ओमेगा एल,
और एक्स सी जो होगा वो होगा 1/2 ओमेगा सी। ठीक है, बाद में ध्यान रहेगा कि कैसे लिखा था हमने ये। तो देखो ये आ गया आई ए सी, आई ए सी। अब इसमें ई आर का वैल्यू रख दो। ई आर का वैल्यू जो था ऊपर, ई आर का वी आर अपॉन पाई साइन 2 ओमेगा टी, वी आर अपॉन पाई, ये था वी आर अपॉन पाई साइन 2 ओमेगा टी। क्लियर है। और ये जो आया, ये क्या आ गया, ये आ गया 2 ओमेगा एल माइनस 1/2 ओमेगा सी। इसमें एलसीएम ले लूँ तो ये एलसीएम ले लूँ तो ये देखो एलसीएम लूँगा 2 ओमेगा सी, इधर पाई बच गया, इधर 2 ओमेगा सी आएगा, 2 ओमेगा सी आएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 ओमेगा स्क्वायर एल सी। हाँ जी, ये सी कौन से कैपेसिटर के लिए बोल रहा हूँ, आगे वाले के लिए बोल रहा हूँ ना, तो ये C2 आएगा यहाँ पे कौन सा आएगा C2, यहाँ पे C2 माइनस 1 और 2 ओमेगा C2 है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 ओमेगा C2 ऊपर चला गया और ये जो बचा वो आ गया साइन 2 ओमेगा टी, आई ए सी। एक बार मैं टाइम का देख लेता हूँ। ओह देखो ये आई ए सी मिला मुझे। किसी ने कॉपी नहीं किया हो तो इसको कॉपी कर लेना, मैं थोड़ा पॉज कर देता हूँ, ये कर लेना यहाँ से, ठीक है, कॉपी कर लेना। अब देखो आगे, आई ए सी मिल गया मुझे। आई ए सी कहाँ मिला, आई ए सी मुझे मिला, आई ए सी मिला मुझे यहाँ पर। मुझे यहाँ का वोल्टेज ही है क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज है वही लोड पे होगा, तो यहाँ आई ए सी ऑल्टरनेटिंग करंट मिल गया। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट में आई ए सी का वैल्यू तो अपने काम में नहीं आता, आई आर एम एस काम में आता है। क्योंकि आई आर एम एस मिल गया तो वी आर एम एस का मिल जाएगा, क्योंकि वी आर एम एस सी आगे जाके, तो आई ए सी मिल गया, उससे आई आर एम एस निकाल लूँ पहले मैं, तो उससे आई आर एम एस। आप इसको कंटिन्यू, आप सारे फिल्टर्स को कंपेयर करके पढ़ते रहोगे ना तो आपका चीजें ज्यादा क्लियर होगी। आई ए सी, आई आर एम एस कैलकुलेट करो। आई आर एम एस क्या होगा, वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर करंट है यहाँ पे, ये सब तो कांस्टेंट है, केवल साइन 2 ओमेगा टी टाइम का ये है, तो इसी का होगा। ये तो क्या होगा, स्क्वायर होके रूट होके बाहर आ जाता है, 2 वी आर ओमेगा C2 अपॉन पाई 4 ओमेगा स्क्वायर एल C2 माइनस 1, और ये जो आएगा वो जाएगा रूट, और इसका स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 ओमेगा टी का, इसका वर्ग माध्य मूल होता है ना, तो स्क्वायर मीन और रूट करना है, तो स्क्वायर इसका करेंगे तो कांस्टेंट है ये तो कांस्टेंट का स्क्वायर होगा, फिर मीन लेंगे तो इसका तो कोई माध्य तो होगा नहीं, उतना का उतना आ जाएगा, रूट लेंगे तो वापस से वो आ जाएगा, इसलिए ये कांस्टेंट वैल्यू तो वैसा का वैसा वापस से उतना ही आ जाता है, इसका होगा। और इसका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू काफ़ी बार निकाल लिया, वो आता है 1/√2। कैसे कैलकुलेट किया था हमने, वो हमने कैलकुलेट किया था ऐसे, 2 वी आर ओमेगा C2 अपॉन पाई 4 ओमेगा स्क्वायर एल C2 माइनस 1, और ये कैलकुलेट हुआ था ऐसे 0 to t 1/t आता था, और ये आता था कितना, सॉरी रूट आएगा यहाँ पे, ये आएगा रूट, और ये जो आएगा ये आएगा क्या, साइन स्क्वायर 2 ओमेगा टी dt। मैं जो पहले किया है वो वैसा का वैसा ही बता रहा हूँ, कुछ नया नहीं है, सेम वही चीज़ है, पहले कर चुके हैं हम लोग। और इसका जो वैल्यू आता है 1/√2 आता है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका जो वैल्यू आता है वो 1/√2 आता है, पाई ओमेगा C2 अपॉन 4 ओमेगा स्क्वायर एल C2 माइनस 1, और ये आता है 1/√2। ठीक है, ये क्या आ गया, IRMS मिल गया मुझे। क्लियर है। अब देखो ये √2 जो है, इस √2 को एडजस्ट कर लो यहाँ पे, तो ये आ गया 2VR ओमेगा C2 अपॉन √2 पाई 4 ओमेगा स्क्वायर एल C2 माइनस 1। ये IRMS मिल गया, करंट का RMS वैल्यू मिल गया, मैं वोल्टेज का भी RMS वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, और वोल्टेज का कैलकुलेट होते ही अपना काम बन जाएगा। इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट में देखो।